जिन स्टूडेंट्स ने अपने फेल किए मैंने मैं उनके ऊपर डिस्कशन बाद में करता हूँ। ठीक है ना, पहले हम जो क्लास है वो कवर अप कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ठीक है, मुझे 2 मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी। हम्म। अच्छा यार, आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है ना, डिक्शनरी क्या होती है यार, ये भी हमारे पास ना एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ही है। जिस तरह हमने लिस्ट पढ़ी, हमने टपल्स पढ़े, हमने सेट्स पढ़े। अब इनमें क्या था, इनके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर तो करवा लेते थे, मगर इसके अंदर ना आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको आप रेफरेंस दे सको। ठीक है, याद रखना है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर आप कोई रेफरेंस दे सको। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर आप 2D डाटा नहीं बना सकते, यानी कि 2 डायमेंशनल टेबल नहीं बना सकते। आप बना सकते हैं, बट उस 2 डायमेंशनल टेबल में ना आप रेफरेंस नहीं दे सकते, ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, लाइक आपको ना याद रखना पड़ेगा रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 क्या है। जबकि डिक्शनरी आपको ये आसानी देती है कि आप 2D डाटा, यानी कि आप टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है ना, ये की वैल्यू पेयर क्या होता है मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम आसान देखेंगे कि यार एक डिक्शनरी को क्रिएट किस तरह किया जाता है। ये देखें। अच्छा जी। अच्छा, ये देखें, ये हमारी आ गई डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी को बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप डिक्शनरी को बनाने के लिए डिक्शनरी लिखते हो, या जो भी आपने यानी कि उस डिक्शनरी को नाम देना होता है वो लिख लेते हो। ठीक है ना, फिर आप क्या करते हो, आप ये वाले ब्रैकेट्स लगाते हो। ये वाले ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट्स हैं जो कि आप टपल के अंदर लगाते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर आप की वैल्यू पेयर देते हो। ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू है, और ये पहला पेयर आपका। ये आपकी की है, ये आपका वैल्यू है। ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है। अब आप सोचोगे कि सर क्या की जो होती है वो हमेशा स्ट्रिंग ही होती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उसको स्ट्रिंग ही दो। आप उसको एक डिजिट भी दे सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, बट बेटर है कि आप उसको एक स्ट्रिंग ही दो। जाहिर सी बात है ना कि जो चीज आप फेस कर रहे थे एक 2D डाटा के अंदर, आप 2D डाटा को जब आप बनाते थे तो वहां पर आकर सबसे बड़ा इशू यही था कि आप वहां पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दे सकते थे। ठीक है ना, यहाँ पर आप एक रेफरेंस पॉइंट दे रहे हो। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है कि क्या सर यहाँ पर एक ही वैल्यू आ सकती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं लगा सकते? आप लगा सकते हो, आप इसके अंदर एक लिस्ट पास कर सकते हो। ठीक है ना, यानी कि अगर आपने मेरे नाम के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पूरी की पूरी एक लिस्ट पास करते हो। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जरा डिक्शनरी का हवाला बताता हूँ, इसे डिक्शनरी कहा भी क्यों जाता है। पहले ये देखो, आपको पता है कि डिक्शनरी अगर किसी आप में से किसी ने देखी हो तो वो कैसी होती है, उसके अंदर एक लफ्ज होता है। ठीक है ना, और उस लफ्ज की आगे डिटेल्स होती हैं। ठीक है ना, और आपने कभी कभार अगर देखा हो ना तो वहां पर आपको नजर आएगा कि जी अल्फाबेटिकली आपकी डिक्शनरी चल रही होती है और वहां पर लफ्ज लिखे होते हैं ABCDEFG। ठीक है ना, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हो या की वैल्यू पकड़ते हो और आप उसकी वहां तक पेज तक चले जाते हो। ठीक है ना, सेम एज इट इज इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप इसका की वैल्यू देते हो, और आप वहां की जितनी भी नंबर्स, न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी स्टोर की हुई चीजें हैं उनको आप रिट्रीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर की। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है ना, की इसके अंदर बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें इसी तरीके से हो रही होंगी। खैर, डाटा एनालिटिक्स के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर हम नमपाई अरेज यूज करते हैं, और
कह लो कि CSVs वगैरह या फिर टेबुलर डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं, बट आपको डिक्शनरी भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल को वैल्यूज पास करते हो ना, तो तब आपने CSV फॉर्मेट नहीं आगे भेजना होता, आपने एक डिक्शनरी या फिर एक जेसन फाइल आगे भेजनी होती है। और जो जेसन फाइल होती है ना, वो यूजुअली ऐसी ही दिखती है। जब आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आप डाटा एनालिटिक्स के अंदर जब आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहां पर समझ आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो मैंने किया क्या है, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया और मैंने क्या डिक्शनरी में रखना क्या है, ये उसका सिंटैक्स है डिक्शनरी को क्रिएट करने का। ये मैंने की दी हुई है और उसके आगे वैल्यू दी हुई है, फिर कॉमा लगाना है आपने। कॉमा बता रहा है कि यार ये एक सेपरेट वैल्यू है, ये एक सेपरेट वैल्यू है, ठीक है। इस चीज को मद्देनजर रखना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, और जब मैंने प्रिंट कराया तो मेरे सामने डिक्शनरी आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि हम जो है ना एक डिक्शनरी को एज ए लिस्ट के तौर पर भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने एक अपनी की लिखी और मैंने आगे वैल्यूज लिख दी, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर वैल्यू एज एन इंटीजर ही पास करें, आप वैल्यू एज अ स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने अपना नाम बताना है और आपने डिस्क्राइब करना है कि आप लिस्ट क्या पास कर रहे हो। ये मैंने लिस्ट अपनी दी है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सारी की सारी मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, उसको जब प्रिंट आउट किया तो मेरे सामने ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर गौर करें, जब मैंने हंसला लिखा तो ये वाली लिस्ट आ गई, ठीक है ना। फिर शान की आगे ये लिस्ट आ गई, फिर फरजान के लिए ये लिस्ट आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया कि यार डिक्शनरी बनानी कैसे है। अब ये कैसे पता चलेगा कि डिक्शनरी में से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को उठाना है, तो क्या करेंगे। यानी कि अगर मैंने की को पकड़ के उसकी वैल्यूज को रिट्रीव करना है तो कैसे करूं मैं। जरा ये देखें, मैं अपनी डिक्शनरी बनाऊंगा, मैं कहूंगा प्रिंट करो, क्या प्रिंट कराना है, डिक्शनरी के अंदर से जो ये लफ्ज था ना शान का, जो की थी मेरी शान की, उसके आगे जितनी भी वैल्यूज है ना मैंने उनको रिट्रीव कराना था। तो उसने क्या कर दिया, सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव करके मेरे सामने ला दी, ठीक है। अच्छा, अब आप जाहिर सी बात है इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो आप वो किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर क्या इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है, यानी कि अगर आपने किसी भी चीज को शो कराना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है यार, आप ये भी कर सकते हो। ये देखो, आप यूं कर लो, ठीक है ना। आपने कहा कि जी ए बराबर है डिक्शनरी के, और प्रिंट कर दो ए को, तब भी वो आपको सेम वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो जरा शॉर्ट तरीका था, ये जरा थोड़ा सा जरा लंबा तरीका है, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज करें कि मैं अपनी डिक्शनरी के अंदर ये जो की है ना, की उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे स्किल सेट नजर आ रहे थे एक मेरे दोस्त के, वो थे C#, C++ और SQL। मैं चाहता हूँ कि उसके जो स्किल है ना वो NoSQL, SQL और Node.js हो जाए, ठीक है ना। मुझे करना क्या है, मुझे अपनी डिक्शनरी सेम वैसे के वैसे बनानी है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जहां पर फरजाम की वैल्यूज पड़ी हुई है ना उसको रिप्लेस करा दो इस लिस्ट के साथ। पहले ये वाली लिस्ट थी, उसको इस लिस्ट के साथ रिप्लेस करा दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, इस फरजाम के अंदर यानी कि इस जगह के ऊपर ये हट के ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये देखे मेरे पास न्यू फरजाम की जो डिक्शनरी थी वो आई है, ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज करें आपने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, आपको बाद में याद आता है यार मैंने तो एक और बंदा ऐड करना था, या कल कलाम को आप एक इन्वेंटरी सिस्टम को मैनेज कर रहे हो और आपको याद आता है कि यार यहाँ पे तो एक और बंदे को ऐड करना है मैंने, या किसी और इन्वेंटरी को ऐड करना है मैंने, तो वो किस तरीके से करेंगे। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज जिस तरीके से आपने ऊपर लिखा था ना, आप सेम एज इट इज यहाँ पर एक नया की दे देंगे बस, और कुछ भी नहीं। आप एक नई की दे देंगे और उसके आगे जो सेट ऑफ वैल्यूज आपने देनी है वो आप दे देंगे, तो आपके पास जब आप प्रिंट कराएंगे ना इसे, तो आपके पास पूरे के पूरे नई वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखे, हंजला भी आ गया, शान की भी वैल्यूज आ गई, फरजान की वैल्यूज आ गई, और ये मन्नान की भी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने किसी की वैल्यू को रिमूव करना है तो उसका क्या तरीका होगा, वही आपकी डिक्शनरी पुरानी बनी होगी, बस आपने डिलीट का नाम लिखना है। डिलीट का मतलब होता है कि इस डिक्शनरी में से ना इस नाम को ही खत्म कर दो, इस की को ही खत्म कर दो। और आपने याद रखना है जब एक की खत्म होती है ना तो उसके साथ उसकी वैल्यूज भी खत्म हो जाती हैं। ये नहीं होगा कि आप इसको रिमूव करें तो
ये रह जाए बकाया। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, अरे के अंदर अगर आप क्लियर करेंगे ना तो स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहता है, बट वैल्यूज रिमूव हो जाती है। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा उस की का। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर आपने वैल्यूज को पॉप आउट कराना है डिक्शनरी के अंदर से तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है ना। उसका तरीका ये है कि आपने, अच्छा पॉप आउट का मतलब आपने पीछे पढ़ लिया है, पॉप का मतलब होता है कि रिमूव करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने डिक्शनरी बनाई है और डिक्शनरी में से पॉप कर दो किसकी वैल्यू, शान की वैल्यू, तो ये इन तीन वैल्यूज को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जैसे हम अरे के अंदर कोई चीज चेक करते थे, हम उसके अंदर भी कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर भी चेक कर सकते हैं। मैंने कहा कि देख के बताओ कि क्या अहमद डिक्शनरी में है या नहीं है, ठीक है ना। बस उसने क्या करना है, सारी की सारी डिक्शनरी देखेगा कि क्या इस टाइप की कोई की या वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो देखेगा नहीं है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करवा देगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आप सारी की सारी जितनी भी कीज है ना उनके ऊपर लूप लगा सकते हो, ठीक है ना। आप लिखोगे फॉर की इन डिक्शनरी, यानी कि ये की जो है ना, की ये आपका एक प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है ना। आप कहोगे कि यार ये जो कीज है ना, और की रेफर ही इस चीज को कर रही है, यानी कि प्री डिफाइंड चीज वो रेफर इस चीज को कर रही है, कंप्यूटर इस चीज को रीड नहीं करेगा, ठीक है ना। आप कह रहे हो जितनी भी कीज है ना उन डिक्शनरी के अंदर उन सबको प्रिंट करा दो, तो देखो जितनी भी कीज थी वो प्रिंट आउट हो गई। सेम एज इट इज अगर आपने लूप्स के अंदर कोई वैल्यू जिसे कहते हैं ना वो करवानी है, तो लूप्स के अंदर वैल्यूज आपने ये दिखाने के लिए करना पड़ेगा फॉर वैल्यू इन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। अब ये डॉट वैल्यूज लगाने से क्या मुराद है, अब क्योंकि डिक्शनरी के अंदर एक एक की के अंडर आती है ना आपकी वैल्यू, दैट्स वाई आपको डॉट वैल्यूज लगाना पड़ रहा है। कीज के लिए आपको क्यों नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेसिबल थी। अब हर की के अंदर जाकर आपने उसकी वैल्यूज को निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ना है, डॉट वैल्यूज लगानी पड़नी है, ठीक है। जिन लोगों ने ऊ पढ़ ली हुई है ना उनको इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये डॉट का ऑपरेटर कब यूज होता है। याद रखना है डॉट का ऑपरेटर तब यूज होता है जब हमने एक स्ट्रक्चर के मजीद अंदर जाना हो, ठीक है। तो तब आपका डॉट ऑपरेटर यूज होता है, कि यानी कि एक स्ट्रक्चर मौजूद है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है और शायद मजीद उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, तब हम ये यूज करते हैं। आपने देखा ना कि हम क्लासेस बना देते हैं, फिर क्लासेस के अंदर मजीद बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। और उन फंक्शंस को हम एक्सेस करने के लिए पहले उनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उनकी क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है ना। क्लास को कॉल करने के बाद उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा पर एक्सेसिंग मेथड से देखा था, ये आपके पास एक और तरीका है एक चीज को आसानी से ग्रैब करने का, ठीक है ना। आप लिखोगे डिक्शनरी, आप कहोगे कि जी मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, आप उसकी वैल्यू लिखोगे तो आपके पास सारी की सारी उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, आप बस की का नाम लिखोगे, ठीक है ना। अच्छा, आप सपोज करें कि आपने कोई चीज अपडेट करनी है, ठीक है ना, और मल्टीपल वैल्यूज अपडेट करनी है। पहले हमने एक पहले भी देखा था किस तरह अपडेट कर सकते हैं, मगर वो सिंगल वैल्यू को अपडेट करने के लिए था। अब है कि अब आपने मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करना है या उसके अंदर स्पेसिफिक एक चीज का चेंज करना है या एडिशन करना है, तो किस तरीके से हो सकता है। आप डिक्शनरी बनाएंगे, आप लिखेंगे डिक्शनरी डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर आपने जिस वैल्यू को रिफाइन करना है आप वो लिखेंगे, उसकी की बताएंगे, फिर उसके बाद उस वैल्यू के अंदर जो जो आपने चेंजेस करनी है वो बता देंगे, ठीक है ना। फिर सेम एज इट इज मैंने साथ एक और चीज भी लिखी है कि आप अगर अपडेशन के अंदर ना दो चीजें इकट्ठी भी कर सकते हैं, लाइक आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं और नई की वैल्यू भी डाल सकते हैं। लाइक पीछे हमने देखा था कि की वैल्यू नया डालने के लिए एक अलग सिंटेक्स था और आपका वैल्यू चेंज करने के लिए एक अलग आपको स्टेप करना पड़ना था। यहाँ पर आप एक ही स्टेप के अंदर दोनों चीजें कर सकते हैं। जब आप डॉट अपडेट के बाद कोई नया नाम लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर खुद खुद ब खुद ही समझ जाता है कि यार ये कोई नई की आई है और इसके आगे अलग से वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा जी, कॉपी डिक्शनरी, यार ये तो बहुत आसान है, आपने एक डिक्शनरी बनाई उसको आपने डॉट कॉपी किया और प्रिंट करा दिया तो आपकी कॉपी बन गई, ठीक है ना। इसी तरीके से सारी कीज को डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास फंक्शन है डिक्शनरी डॉट कीज। मैंने आपको बताया था कि यार ये आपका कीवर्ड है कीज, ठीक है ना। तो आपकी डिक्शनरी डॉट कीज लिखेंगे तो आपकी जितनी भी कीज है वो
फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से डिक्शनरी डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि यार मैं लेंथ फाइंड आउट करूं, तो लेंथ क्या है मेरे उसकी, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आप लिखेंगे लेंथ डिक्शनरीज, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ये जो डिक्शनरी में इसने थ्री दिखाई है, ये थ्री इस वजह से दिखाया कि इसके अंदर तीन की वैल्यूज है, ये इसलिए दिखाया क्योंकि तीन 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 की लिस्ट पड़ी हुई है इसके पास। ये अब आप जवाब दें मुझे जरा, सोचें इसका क्या जवाब हो सकता है। मैं इसको, ओहो, सोचे यहाँ पर ये तीन कीज की वजह से आया है या फिर ये वैल्यूज की वजह से आया कि तीन वैल्यूज पड़ी। सोचे जरा, कोई भी और जवाब दे। कीज की वजह से आया। चीज की वजह से। आप कीज की वजह से आता है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि हमने देखना होता है कीज की लेंथ कितनी है, हमारे पास कीज कितनी मौजूद है। लिस्ट तो आप जितनी मर्जी लंबी बना ले, उसका कोई इशू नहीं बनता होता, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर आपने दो डिक्शनरीज को मर्ज करना है तो क्या होगा, आपने दो डिक्शनरीज बना लेनी है, उसको मर्ज करने के लिए ना आपने सिर्फ ये वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी जितनी भी डिक्शनरीज होंगे ना उनको आपस में मर्ज कर देगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास मर्जिंग का एक और भी तरीका होता है, यूजिंग जॉइंट्स, ठीक है ना। यूजुअली हम डिक्शनरीज को जॉइंट्स नहीं लगाते होते या वैसे भी मर्ज नहीं करते होते, ये बस कोर्स का हिस्सा था तो मैंने आपको बता दिया कि यार ये किस तरीके से चलेगा, मगर याद रखना है आपने, डिक्शनरीज के ऊपर कभी भी जॉइंट्स नहीं लगते, जॉइंट्स लगते होते हैं आपके टेबल्स के ऊपर। टेबल्स के ऊपर क्यों लगते होते हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास टेबल के अंदर ना ओवरलैपिंग डाटा होता है। हम्म, यहाँ पर वर्ड भी पॉसिबल है आपके पास वर्जिन में ना ओवरलैपिंग डाटा ना हो, बट जब आप आगे जाएंगे ना, आगे जाके आपको पता चलेगा कि यार आपके पास ओवरलैपिंग डाटा होता है जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे। मैं जो फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनको तो आइडिया होगा, जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ ली हुई है, जिन्होंने अभी तक एसक्यूएल नहीं पढ़ी हुई उनको जाके आगे पता चल जाएगा कि यार ये जॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ठीक है ना। हमारे भी इंशाल्लाह आगे जब हम टेबुलर डाटा के ऊपर काम करेंगे तो हम भी पढ़ेंगे जॉइंट्स, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है डिक्शनरीज, ठीक है ना। ओ सॉरी, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कि यार अगर आपने एक एक आइटम को सॉर्ट आउट करना है तो किस तरीके से होगा। अब ये बात याद रखनी है कि आपकी जो सॉर्टिंग होती है ना, वो सॉर्टिंग बेस्ड अपॉन आपके अल्फाबेट से होगी, ठीक है ना। आपको पता है कि एफ पहले आता है, फिर एच आता है, फिर एस आता है, ठीक है ना। तो उसी लिहाज से आपकी क्या हो रही है, ये सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी जो सिंटेक्स है वो होगा, डिक्शनरी लिखनी है आपने, सॉर्टेड लिखना है लफ्ज, और उसके बाद आप कहोगे डिक्शनरी के आइटम्स, ये आइटम्स आपके, आप कहोगे कि डिक्शनरी के जितने भी आइटम्स है उसको सॉर्ट आउट कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे जो है ना हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। आगे जो है ना असल में नमपाई स्टार्ट हो रही है, नमपाई और पांडास ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डाटा एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, मेरा आज आपसे मेजर जो था ना वो ये था कि आप लोग आज अपने अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करें, और आप लोगों ने कितना कितना काम कर लिया है वो डिस्कस करें मेरे साथ, ठीक है ना। अच्छा, ये आमना मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है। प्रोग्राम आपका चल ठीक रहा है, नो डाउट आप सही कर रही हैं, बट इसके अंदर आपको एक चीज का मसला बढ़ाएगा। वो मसला इस चीज का आएगा कि अगर आप इस तरीके से एक एक चीज का फंक्शन बनाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखे हर गाड़ी का एक अलग फंक्शन, हर क्लास का एक अलग फंक्शन। देखो जिस तरीके से बताता हूँ, मेहरान जो है ना वो एक गाड़ी है, ये किस इसका ब्रांड कौन सा है, इसका ब्रांड है सुजुकी। तो आपको पहले ब्रांड्स अलग बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपको क्लास बनानी पड़ेगी ब्रांड्स की, फिर उसके अंदर फंक्शन बनाने पड़ेंगे किसके, क्या नाम कहते हैं, फंक्शन बनाने पड़ेंगे आपको एक एक गाड़ी के। लाइक सुजुकी की ऑल्टो भी है, सुजुकी की मेहरान भी है, सुजुकी की और भी बहुत सारी गाड़ियां, फिर इस तरीके से होंडा एक ब्रांड है, फिर होंडा सिविक, होंडा रीबॉर्न, होंडा रीबर्थ वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से करते करते आपको बहुत सारी इसके अंदर वो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आपके पास मजीद और बहुत सारी जो तरह कैटेगरीज आ जाती है। अब एक तरीका तो ये है कि पहले आप एक एक अलग क्लास बनाओ, फिर उसके अंदर अलग अलग गाड़ी बनाओ, एक तरीका ये है। एक तरीका आसान ये है कि आप एक लोकल डेटाबेस बना ले। लोकल डेटाबेस बनाने से क्या होगा कि आप ये बार बार के फंक्शंस बनाने से बच जाएंगे और फंक्शन कॉलिंग से बच जाएंगे।
ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये देखें, अभी आपका प्रोग्राम ना कुछ इस तरीके से चल रहा है। एक सेकंड, मैं बड़ा एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो ये है कि ये आपके वेब ऐप इंटरफेस है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके कुछ इफ एल्स के फंक्शन है, और समझ लेगी आपका सर्च इंजन बॉक्स है। ये आपका सर्च इंजन बॉक्स का करता है, क्लासेस या फिर फंक्शंस को ढूंढेगा, ठीक है ना। ये समझ ले सुजुकी की क्लास, ये होंडा की क्लास, ये आपकी जी टोयोटा की क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे मजीद फंक्शंस आपने बनाए होंगे, जिस तरह मेरान का, ऑल्टो का, वगैरह वगैरह। इसके अंदर भी बहुत सारे आपने फंक्शंस बनाए होंगे, ठीक है ना। तो आपका सर्च इंजन क्या कर रहा है, आपका सर्च इंजन एक एक के पास जा रहा है और वहां पर देख रहा है कि यार क्या ये चीज या ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कैसे है, क्यों है, क्या है। ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से कॉल आउट हो रही हैं, ठीक है। इसके बरक्स मैं चाह ये रहा था कि आप एक इस तरह का सर्च इंजन बनाइए, आपका सर्च इंजन हो वो डायरेक्टली डेटाबेस के पास है, एक बड़ी सी डेटाबेस हो, और वो टैब्यूलर फॉर्म के अंदर हो, ठीक है ना। बजाय इसके के अंदर वहां पर आप एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि देखो ना, हायरार्कियल के अंदर क्या होगा, पहले एक क्लास आती है, फिर फंक्शन आ जाते हैं, और फिर इस तरीके से चीजें होंगी। यहाँ पर आप जिस तरह हम टेबल्स के अंदर नहीं डाटा डाल देते कि यार कार मॉडल, कार का नेम, कार का यार, और क्या क्या होता है, चेसी नंबर, और जी उसकी हॉर्स पावर, और जी उसके डोर्स और उसके व्हील्स, उसकी कंडीशन वगैरह। इस तरीके से आप एक रो के अंदर ये सारी चीजें स्टोर करा लो। क्या ख्याल है आपका? ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। और इसके ऊपर ना आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये एक सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन ने काम किस तरीके से करना है, सर्च इंजन यूजुअली काम करता है लीनियर तरीके से, ठीक है ना। लीनियर सर्चिंग करता है कि पहले एक रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, फिर पांचवी रो, और इस तरह करते 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 एंड लाइन तक हो जाता है। अब सपोज करें कि आपका जो डेटाबेस है ना वो 1000 लाइंस की है, 1000 लाइन की है, ठीक है ना। और उस 1000 लाइन में आप जिस चीज को सर्च आउट करना चाह रहे हैं वो 999, यानी कि 999 पे खड़ी हुई चीज। तो आप जब इतना ज्यादा करेंगे ना, तो आपका जो टाइम होगा ना वो ओ ऑफ एन बन जाएगा। ये बात याद रखनी है। ओ ऑफ एन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम होता है। आपने कुछ इस तरह करना है कि या तो वो चीज ओ ऑफ लॉग एन बन जाए, ये आपके टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देती है, ठीक है ना। अगर आपने इसका कभी ग्राफ देखा हो ना, अ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कुछ थोड़ी ज्यादा ही साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, मगर ये बातें बताना आपको जरूरी है फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क। सपोज करें मैं आपको कहता हूँ कि जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ, ठीक है। ये देखें जरा, अगर आप ओ ऑफ एन देखें ना, तो ओ ऑफ एन कैसे जा रहा है टाइम के लिहाज से, और ओ ऑफ लॉग एन किस तरीके से जा रहा है। यानी कि जितना ये चीज आपकी राइज अप करती जाएगी ना, उतना ज्यादा आपका काम खराब होता जाएगा, ठीक है ना। ये जिन लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है उनके लिए भी बता रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों को भी जरा मैं एक आसानी आपके लोगों के लिए बताता हूँ कि ये देख रहे हो, ये चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये चीज देख रहे हो आप, इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि ये कर्व जितना ज्यादा स्टीपर होता जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ये आपकी कंजप्शन बता रहा है, सीपीयू कितना ज्यादा टाइम लेगा उसके ऊपर, या सीपीयू कितने ज्यादा ऑपरेशन कर रहा होगा। जितना सीपीयू कम ऑपरेशन करेगा उतना ज्यादा आपका काम आसान होगा, जितना ज्यादा ऑपरेशन होगा ना उतना काम आपका खराब हो सकेगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। आपने कोशिश करनी है कि हम जो है ना सीपीयू वाली साइड, ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके अंदर लोवेस्ट के ऊपर आ रहे हो। मैं एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस आपकी इनपुट आई है, तो ताहयात जब तक आप इनपुट देते जा रहे हो वो तो चलती रहनी है, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूं कि इस स्केल के ऊपर, यानी कि अगर आप खाली इसको देखो ना, अगर मैं इसको 1D में ले जाऊं, तो 1D के अंदर ही आपका वाई एक्सिस है जो कि सीपीयू परफॉर्मेंस है। आपने इसको लोवेस्ट रखना है, लोवेस्ट जितना हो सकता है उतना नीचे हो ये। जितना आपका ये हाइट्स के ऊपर जाता जाएगा उतना आपका टाइम ज्यादा लगता जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपका कंपैरेटिवली इस तरीके से जा रहा है। ओ सॉरी, ये देखो इस तरीके से जा रहा है आपका। जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जा रही है, इनपुट बढ़ने से मुराद है कि आप देखो पहली इनपुट, दूसरी इनपुट, तीसरी इनपुट, चौथी इनपुट, पांचवी इनपुट, चलते 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 909th इनपुट पर ये जाता जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना, टाइम के साथ साथ। आपने कुछ ऐसा करना है कि वो लॉग एन के ऊपर आ जाए या ओ वन के ऊपर आ जाए।
O1 के ऊपर तो आप नहीं लेके आ सकते। O1 के ऊपर तब होता है जब आपको एग्जैक्ट चीज पता हो, तो वो एग्जैक्ट उसके ऊपर जाता है, ठीक है ना। अब जहरी सी बात है, अब अगर सपोज करें अब आपने एक डेटाबेस बनाई, आपको डेटाबेस में पता कि यार ये चीज 909th नंबर पे पड़ी, और आप कंप्यूटर को कहते यही हो कि डायरेक्ट इस इंडेक्स के ऊपर जाए, तो ये होता है O ऑफ 1, कि बस उसने फॉरन रिट्रीव किया। जब आप O ऑफ n कह रहे हो ना, तो O ऑफ n का ये मतलब है कि वो लीनियरली टाइम के अंदर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आपको फिर रिट्रीव करके दे रहा है। लॉग एन क्या होता है? लॉग एन होता है कि आपका टाइम को ना वो कंपैरेटिवली रिड्यूस कर देता है फ्रॉम हाफ। वो कैसे करता है देखो, आप लोगों में से बुक कोई पढ़ता है, बुक कोई रीडिंग करता है, बुक रीडिंग? आप में से किसी ने कोई बुक पढ़ी हो, या बुक के अंदर से कोई चीज निकाली हो? कोई आइडिया है किसी को? यस सर, मैं बुक रीडिंग करती हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अब आप जब बुक रीडिंग करती हैं तो आप बुक के पेजेस को एक 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 कलर करके पलटती हैं, या फिर डायरेक्ट आप जो है ना आधी बुक खोलती है और आधी बुक के आगे से देखती है कि यार मुझे यहाँ से आगे जाना है, ये पीछे जाना है? सर ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, वन बाय वन। अच्छा, नहीं 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 नहीं, कहने का ये मतलब है, अब सपोज करें आपने एक टॉपिक ढूंढना है, सपोज करें वो टॉपिक माइट भी पॉसिबल पेज नंबर 88 के ऊपर, ठीक है ना। आपने इंडेक्स से देखा पेज नंबर 88, अब आप डायरेक्ट तो नहीं पेज नंबर 88 खोलती ना, तो आपका आप एक पहले तुक्का लगाती होंगी। तो वो तुक्का या तो आपका 50 तक जाता, कभी 70 तक जाता, हो सकता है माइट भी पॉसिबल 100 पेज तक चला जाता हो, फिर आप क्या करती हैं उसके बाद? सर पेजेस आगे पीछे करके फाइंड करते हैं उसी 80 पेज नंबर को। एग्जैक्टली exactly, आप आगे पीछे करके थोड़ा बहुत चेक करते हैं, आप एक 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 पेज करके पीछे नहीं लेके जाएंगे कि भाई अच्छा अभी अब 100 है तो मैं एक एक पेज करूं। आप डायरेक्टली कुछ जो पेजेस होंगे वो स्किप कर देंगे, ठीक है ना। सेम एज इट इज हमारा ये एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है ना। बाइनरी सर्च, ये बाइनरी सर्च क्या करता है, लीनियर सर्च क्या करता है, वो एक 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 को देखता है। बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करता है, अब सपोज करें कि आपकी अरे है, ठीक है। अभी के लिए आपको एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5। आपकी अरे क्या करेगी, डायरेक्टली ये आपको लेकर आएगी आपके मिडल के ऊपर में, ठीक है ना। जब आपके मिडल के ऊपर लेकर आएगी, फिर वो देखेगी, अब सपोज करो आपने एलिमेंट कौन सा ढूंढना था, 5। वो देखेगी कि क्या आपका जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इस तरफ है या फिर इस तरफ है, ठीक है ना। जब वो देखेगा ना कि यार मेरी वैल्यू इस तरफ है, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगी, वो इसको देखेगा नहीं, यानी कि आपका आधा कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होगी, यानी कि आधा टाइम खत्म हो गया ना। यानी कि जो चीज आपने पहले इस पे जाना था, फिर इस पे जाना था, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सेकंड्स के अंदर समझाता हूँ। सपोज करो ये एक जगह जाने का 1 सेकंड लेता है, कंपाइलर आपका एक जगह जाने के लिए 1 सेकंड लेता है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा ही है। कंपाइलर आपका मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स के अंदर काम करता है, मगर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लीनियरली करते तो आपको कितने लगते, 5 सेकंड्स लगते इसको ढूंढने के लिए, ठीक है। और अगर आप वो जो मैंने बताई बात आपको 999 पर कोई चीज पड़ी हुई थी, तो तब कितने लगते, 999 सेकंड्स लगते आपको वहां तक जाने के लिए। बाइनरी सर्च क्या करेगा, बाइनरी सर्च जब देखेगा ना कि यार ये चीज आगे मौजूद है, पीछे डिस्कार्ड कर देगा। पीछे डिस्कार्ड किया तो आके कितने सेकंड्स बच गए, 1 2 3, 3 सेकंड्स बच गए आपके, 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो चीज रिट्रीव करके ला देगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या होगा, आप आधा देखोगे, आप कहोगे कि जी 50 मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखोगे 50 से आगे, सपोज करो 1000 है ना, 1000 का आधा होता है 500, सॉरी। वो देखेगा 500 से आगे जाना है या पीछे जाना है, वो देखेगा ना आगे जाना है, तो वो पीछे के सारे डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है ना। अब या ये तो बहुत छोटी सी चीज थी ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, ये अब 500 से मजीद आगे लेके चलेगा 999 तक, इसका भी आधा निकालेगा कि यार इसका भी आधा करो, तो इससे और मजीद आधा टाइम कम हो जाएगा, फिर और मजीद उसके अंदर से आधा निकालेगा और फिर देखेगा। तो ये एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर आप अगर लगा रही है ना, तो बाइनरी सर्च लगाएं बजाय के लीनियर सर्च पे, ठीक है ना। वर्क आपका प्रोग्राम इस तरह भी कर रहा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने एक इनोवेटिव तरीके से एक नई चीज सोची,
यानी कि मेरे ज़हन में भी आइडिया नहीं था कि हम फंक्शंस को एज अ सर्च इंजन के तौर पर ले सकते हैं। अच्छी चीज़ है, आपने अच्छा सोचा। बट इसके अंदर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, खैर आपकी जो मर्जी, आप इस तरीके से करना चाहती हैं आप इस तरीके से कर ले, आप एक डेटाबेस बना करना चाहती हैं आप डेटाबेस कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे, ठीक है ना। हाँ बट अगर आप ये टेबुलर फॉर्म बना रही है तो कोशिश कीजिएगा कि आपका लॉग ऑफ एन के अंदर आ जाए ये चीज़, यानी कि आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना वो मिनिमम हो, और आपने बाइनरी सर्च लगाना है तभी जाके होगा, ठीक है। अभी आपका जो प्रोग्राम है वो लीनियर सर्च के जरिए वो कर रहा है काम, ठीक है ना। अच्छा जी। अच्छा आमना, आपको आइडिया हो गया थोड़ा बहुत? यस सर, अब मैं उसी तरह करूंगी। सर मैं ऐसा करूंगी ना, मैं आपको बना के फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप बता दीजिएगा अगर मैं ठीक कर रही हूँ। चले ठीक हो गया, ओके। मैं कल असल में वो आपका प्रोग्राम देख नहीं सका, मैंने आज सुबह ही बैठ के देखा है। मैं असल में कल गया हुआ था तो इसलिए अच्छा आगे 2 मिनट देखता हूँ अगला कौन बंदा भाई आ जाए। आमना आप हो गई हो, बसमा आप बना रही हो कुछ या नहीं बना रही? सॉरी सर, फिर से पूछिएगा। टाइम खत्म हो रहा है, एक काम करें नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ज्वाइन आप क्या बता रही थी? आपने करना है लाइक आगे कुछ, यानी कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाना पाइथन का? सर अभी के लिए तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट नहीं बना रही, लेकिन इन फ्यूचर मैं इंशाल्लाह फ्यूचर से कंटिन्यू करूंगी, मतलब सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह। सही सही सही। चलो या ठीक अगर हो गया, ये भी ठीक है। आप रेकमेंड करते हैं कि मुझे बना लेना चाहिए, देन आई विल गो फॉर इट। मेरी तो रिकमेंडेशन रहेगी रहेगी कि बना लेना चाहिए। खैर आप वो प्रोजेक्ट्स वाले उसके अंदर भी हैं ना, तो फिर रहने दें। फिर आपके ऊपर ट्रिपल ट्रिपल लोड आ गया ना बिला वजह, तो ठीक ये है। तो है। अच्छा लेकिन ये अभी बेसिक करके ना, मैं इसको अभी लेट गो करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फर्दर ऑन से मैंने जरूर कंटिन्यू करने थे। इससे मेरी चलें प्रैक्टिस भी हो ठीक, जाएगी। ठीक हो गया ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा हिबा आप बता दें। जितना काम किया था वो मैं आपको कोड शेयर कर दूँ। जैसे आपने मुझे कहा था कि आपने आवाज़ आ रही है आपको? नहीं हिबा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर अब आ रही है आपको आवाज़? बेटर है ले- मगर बहुत हल्की है। एक मिनट में फिर अपने जो हेडफोन है वो डिटैच कर दी। एक सेकंड देते बस। सर अब ठीक है आवाज़? बेहतर है बेहतर है। अच्छा सर, मैंने जो है आपने कहा था कि आपने कोई 50-100 लैपटॉप्स का डेटा लेना है। तो वो मैंने सिर्फ, आपने कहा था सिर्फ ये चीज़ जीपीटी से लिखवानी है, तो मैंने सिर्फ जीपीटी से ये डेटा लिया था, सारे लैपटॉप्स, उनके नाम, जो ब्रांड नेम है, जनरेशन, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर और उनकी प्राइस, और इसको मैंने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में स्टोर करवा दिया था। उसके बाद मैंने हम्म। एक प्रॉपर पूरा डिजाइन बनाया था, वेल, ई स्टोर, वेलकम टू लैपटॉप ई स्टोर, कस्टमर, सेलर, और ये इन सब की प्रिंट करवाया था पूरा एक मेन्यू। और बाकी यहाँ तक पहुंच गई थी मैं कि अगर जो सेलर है वो चूज करता है बाय लैपटॉप, तो वो फिर आगे से कैसे बाय करेगा, इतना बेसिक कोड लिख लिया था। अब वो कैसे जब बाय करेगा तो वो लिस्ट अपडेट होगी, वहां से खत्म होगा, फिर उसकी एक रिसीट जनरेट होगी, और उसकी जो माई कार्ड का भी मैंने ऑप्शन रखा हुआ है, उसमें कैसे जाएगा, इसकी मैं लॉजिकल बना रही थी कल, यहाँ तक पूरा किया था मैंने कि वो कैसे लिस्ट वगैरह अपडेट करूंगी मैं। जितना बेसिक कोड लिखे मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप व्हाट्सएप पे अगर आप कहते हैं तो। जी जी प्लस ठीक है, आप मेरे साथ बेसिक बेसिक कोड शेयर कर दें, मैं बेशक अभी इधर ही देख लेता हूँ ताकि जरा वो हो जाए, आसानी मैं रहे। अभी शेयर कर देती हूँ। प्लस मैंने आपसे ये भी पूछना था कि मैंने ये 50 लैपटॉप्स का डेटा जो है एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में स्टोर करवाया था। तो हम्म। मैं अब इसी तरह से करूँ, या फिर मैं किसी और एक्सेल की फाइल में ये स्टोर करवा के उसको लिंक करूँ उससे, या फिर इसी तरह ठीक है? ऐसे ही ठीक है। आप एक्सेल की उसके अंदर फाइल में करेंगे ना तो वो थोड़ा सा जरा भी इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे।
ओके सर, सर मैं आपको भेज भी रही हूँ, 1 मिनट बस। ठीक होगी। मैंने कर दिया सर आपको। मैं 2 मिनट रुकता हूँ। ओके। ये 50 लैपटॉप का रेट है। अच्छा, ये तो अभी सिर्फ मैं हर एक डाटा है जगह ना? पे ये फंक्शन, अच्छा, नीचे आपने थोड़ा बहुत। बिल्कुल बेसिक कोड लिखा मैंने अभी, जो बेसिक लॉजिक बना के वो मैंने आज इंशाल्लाह कर लूंगी मैं। एटलीस्ट मुझे सेलर की तो कर लूंगी कि किस तरह से उसने बाय करना है और कैसे वो रिसीट वगैरह और उसका बिल वगैरह जनरेट होगा। इस तो भाई लैपटॉप ये ठीक है। अ, अच्छा, एक सेकंड। आपने कहा है कि जी बाय लैपटॉप एक्सचेंज लैपटॉप, एक सेकंड। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस। आप कस्टमर एक्सचेंज लैपटॉप, अच्छा नाइस यार, ये अच्छी ऑप्शन दी हुई है आपने। ठीक है, नाइस। अच्छा, रिटर्न लैपटॉप माई कार्ट में क्या करोगी वैसे? सर माई कार्ट में मतलब अगर वो 2 लैपटॉप भी चूज करते हैं तो फिर वो टोटल बिल करके वो शो करेगा कि आपका इतना बिल हो गया है। मतलब ठीक। बेसिकली बिल है कि आपका कितना बिल बन गया है। इसके अलावा ओ, मैं सोच रही थी कि लैपटॉप के अलावा एक छोटी सी लिस्ट और बना दूं जिसमें वो हेडफोन्स या इस तरह की चीजें भी रखी हुई हो स्टोर में। तो फिर वो भी वो अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर माई कार्ट में वो कलेक्टिवली जितनी चीजें आपने बाई की होंगी वो सबका बिल कैलकुलेट करके आपको बता देगा। सही सही सही। चलो गुड हो गया यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो, नाइस। अच्छा, अब सीन ये है कि आपका ये क्या नाम कहते हैं यार, अलिफ। अच्छा ठीक है, आपने तकरीबन बना ली दिया, ठीक है ना? ई कॉमर्स की जो साइट है ना आपकी, वो तकरीबन तकरीबन रेडी है। उसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक मजीद आपकी डालने वाली रह गई है, ठीक है ना? तो तेजारी सी बात है, अभी आप इनपुट्स वगैरह इसके अंदर यूजर से लेंगे और इस टाइप की चीजें स्टोर करा रहे होंगे, ठीक है ना? चलो ठीक हो गया। अच्छा, बाकी याद रखना है, आपको भी वही सेम चैटबॉट वाला सिस्टम करना पड़ेगा। याद रखना अपने बात, जो अभी मैं आमना को समझा रहा था ना, आपका भी वो सेम सिस्टम होगा, ठीक है? जी जी सर, वो तो मेन चीज है। इसके बाद मैं उसी पे काम करूंगी। पहले ये बेसिक ई स्टोर लॉजिक बेसिक बन जाए, उसके बाद फिर मैं चैटबॉट की तरफ जाऊंगी। सही 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 सही। चलिए ठीक हो गया। और कोई रह तो नहीं गया अब? हम 4 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। बाकी इंशाल्लाह अब आप लोगों के लिए दो दो दिन, हाँ 2 दिन पड़े हुए हैं, जुमेरात नहीं बल्कि 3 दिन पड़े हुए हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार। 3 दिन है, इसके अंदर आप डेवलपमेंट पूरी कर सकते हो, बड़े बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? या कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो या कहीं पर हेल्प चाहिए तो जरूर बता देना, ठीक है ना मुझे? ठीक है जी फिर। ओके जी यार, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।